तो कैसे हो मेरे 1 मार्च 2025 नागरिक शास्त्र के योद्धाओं। आज हम इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। जो ये मॉडल पेपर एक वायरल मॉडल पेपर है और आपके इस बार 1 मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 1 मार्च के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायरल पेपर है नागरिक शास्त्र क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। पेपर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 KL। ठीक है, 2025 का ये पेपर है, क्योंकि 1 मार्च का आप लोगों का नागरिक शास्त्र का पेपर है। 100 नंबर का पूर्णांक होता है यहाँ पर और टाइमिंग आपको हर एक सब्जेक्ट में यही दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 15 मिनट जो है पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निर्देश बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, हर एक सब्जेक्ट में निर्देश आप लोग पढ़िएगा और इसी के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कॉपी में। ठीक है, तो देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये तो कंपलसरी है। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके नागरिक शास्त्र में। तीसरा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी उसके सामने दिए होंगे, प्रश्न के सामने वो अंक दिया होगा कि हाँ जी भैया आपको उतना नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक वायरल पेपर है, याद रखिएगा। तो चलिए हम पूरा पेपर सॉल्व करके बताते हैं। आप लोग भी ये पेपर को सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। 1 मार्च के बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है, यानी धुआं उड़ा देना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अविभाजित क्या पूछा गया है, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अविभाजित भारत यानी 1947 से पहले जो कि भैया रजवाड़े हैं, जिसको हम रियासतें भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कितनी थी, 565। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन का ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है कि किसी राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। यानी किसी एक या किस राजनीतिक दल ने एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और कोई एक इनमें से चुनकर आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो इनमें से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनसंघ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, ये सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट तैयार कराए हैं, आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे तो उसी से लिए गए ये सभी प्रश्न है। आप देख सकते हैं वायरल पेपर है और जो मैं पढ़ाया हूं उससे बाहर आपका 1% भी बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग वो सभी वीडियोज को देख लीजिए जो हर एक सब्जेक्ट, चाहे नागरिक शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है। ठीक है, योजना आयोग जिसको हम क्या कहते हैं, नीति आयोग भी कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग और योजना आयोग क्या, तो दोनों ये डिफरेंस नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1960 में किया गया था, यानी 19 सितंबर, याद रखिए 19 सितंबर 1960 को, जो कि कराची में हुआ था। कहाँ पर, पाकिस्तान के कराची में हुआ था। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और आप लोग अब उनके जो एक प्रकार से राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन थे। ठीक है, समझ में आ गया, 1960 की यहाँ पर बात हो रही है। आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बताइए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कुछ की पॉइंट भी बता दिया है। ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट चल रहा है और आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए, क्योंकि ये वायरल पेपर है और ये पेपर को पूरा सॉल्व करना है और आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये सभी पेपर और ऐसे ही 100% पेपर आपके इस बार 1 मार्च को पूछे जाएंगे। सेम टू सेम पेपर, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट,
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल आम चुनाव की खास बात रही। ठीक है, तो दल बदल जो आम चुनाव की खास बात रही वो चौथे रही। तो इनमें से देखिए हम इसका राइट आंसर लिख देंगे। अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दल बदल चौथे आम चुनाव की खास बात रही। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा इस पर। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ण क्रांति के जनक थे। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे स्टूडेंट, आपको बताना है। तो इनमें से सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, जो कि संपूर्ण क्रांति के जनक थे। ठीक है, 6 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 नंबर दिया हुआ है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य का दर्जा कब दिया गया, ये आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, यानी 21 जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को दर्जा दिया गया। अब आप लोग बताइए, 7 बहनों को नाम से किस पूर्वोत्तर राज्य को जाना जाता है। 7 जो है बहनों के नाम से, यहाँ पर याद रखिए, बहनों के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताइए कि भैया 7 बहनें कौन सी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अयोध्या स्थित 3 गुंबद वाली संरचना के विध्वंस की घटना कब घटी। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 1992 में, यानी 8 नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे, ये आप लोग जरूर याद रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, पेरेस्ट्रोइका, क्या है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध किस देश से है। तो 9 नंबर का भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सोवियत संघ से है। ठीक है, 1 नंबर इस पर भी आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान किसको कहते हैं स्टूडेंट, ये याद रखिए, ASEAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो याद रखिए, एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, या देखिए ईस्ट, ठीक है, एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आसियान का फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये भी आप लोग याद रखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, ये आसियान होता है, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो कि सदस्य नहीं है। तो वो सदस्य कौन नहीं है स्टूडेंट, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे नागरिक शास्त्र के, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोगों ने निर्देश में देखा है कि 10 क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और इसका आंसर हमें एक वाक्य में देना होता है। ठीक है, तो 2-2 नंबर का ये प्रत्येक क्वेश्चन होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 11 नंबर दिया हुआ है, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। आपको बताना है महात्मा गांधी जी का हत्यारा कौन था। तो इसका उत्तर भी मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को यहाँ पर देखिए, संध्याकालीन प्रार्थना के दौरान गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी, यानी 2 से 3 गोली मारकर, जो कि कहाँ पर, बिरला हाउस में, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली की बिरला हाउस में, जब ये संध्या के समय प्रार्थना करने गए थे, तब इनको 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, जो कि 2-3 गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दी थी स्टूडेंट। ठीक है, तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर देखिए, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका एक शॉर्ट में भी नाम है स्टूडेंट, याद रखिएगा, SC दुबे। ठीक है, तो इन्हीं को पूरा नाम इसका कहा जाता है भैया, SC दुबे किसका नाम है, पूरा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 नंबर दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, सूचना का अधिकार RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन 15 जून 2005 को पारित हुआ तथा 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ये कानून भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार देता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को आप लोग स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कॉपी में जरूर लिख लीजिए। 1 मार्च में आपका टाइम कम बचा है, यानी 1 मार्च का पेपर है और आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए, और जो आपका कठिन सब्जेक्ट है, जो आप कमज़ोर हैं, उसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यहाँ पर
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि के लिए विश्व बैंक ने विश्व में मध्यस्थता से ये मुद्दा हल हुआ और नेहरू एवं जनरल अयूब खान ने दोनों देशों की ओर से 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है स्टूडेंट, सिंधु नदी जल पर हस्ताक्षर इन्होंने किया। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आप सभी को बताया था ना कि आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बताना है कौन है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है। आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर दिया हुआ, देखिए 15 नंबर की 1969 देखिए 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो देखिए उत्तर है 1969 में बी, यहाँ पे देखिए बीबी गिरी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उनका कार्यकाल 1974 तक रहा। ठीक है, 1974 तक इनका कार्यकाल था, यानी उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्य को लगभग कितने 5 सालों में इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई? यानी आपातकाल की घोषणा कब की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थी, यहाँ पर इसके बारे में भी बात हो रही है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए, देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई। प्रधानमंत्री जो कि उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, 25 जून की रात को राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और उन्होंने तुरंत इसकी घोषणा कर दी। ठीक है, उस समय के यानी 25 जून 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ, और उस समय भारत के जो एक प्रकार से राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी थी। ठीक है स्टूडेंट, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए उत्तर, भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एवं जनता पार्टी यूनाइटेड। एनडीए में सम्मिलित 4 दल हैं। तो यहाँ पे देखिए भाजपा एक हो गया, दूसरा तेलुगु देशम पार्टी 2 हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी तीसरा हो गया, और जनता पार्टी। ये 4 पार्टी जो है भैया एनडीए में सम्मिलित है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, पूर्वी यूरोप के उन 2 देशों का नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर देखिए, चेक गणराज्य तथा यहाँ पर देखिए स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। तो ये 2 भैया यहाँ पर देखिए यूरोपीय देश के 2 देश हैं जो नाम भैया विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग संविधान भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका टोटल 18 क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होता है, आप सभी को मैंने बताया ही था। और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितना क्वेश्चन होता है तो निर्देश एक बार जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, पेपर में आपको शुरुआत में ही निर्देश मिल जाता है। और 15 मिनट जो पेपर को दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसको आप जरूर उपयोग कीजिए, उसको आप पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के किन 2 देशों का पास परमाणु हथियार है? यूरोपीय संघ के किन 2 देशों के पास परमाणु हथियार है, ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, सबसे पहला ब्रिटेन तथा दूसरा फ्रांस। ये यूरोपीय संघ के 2 देशों के पास परमाणु हथियार है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर, LTTE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए स्टूडेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। देखिए लिबरलाइजेशन, यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। देखिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे। LTTE का पूर्ण विस्तार है। ये एक संगठन है जो श्रीलंका में 1983 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1983 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है LTTA, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो टोटल हमने जो है आपके 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 1 को, यानी इसका भी मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ स्टूडेंट। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैं पूरे पेपर का, जैसा कि मैंने बताया, पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है पेपर स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स पाने हैं तो। ठीक है, कॉपी वाला वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि कैसे आप लोगों को कॉपी लिखनी चाहिए, टॉपर बच्चा एक कॉपी कैसे लिखता है नागरिक शास्त्र की। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।
लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जो कि टोटल 6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, यानी जब आप एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का A1 का, तब जाकर आपको 5 नंबर एग्जामिनर देगा। 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है आपको पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर कि भारत विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, सन 1947 में भारत विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरे जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का ये हस्तांतरण यहाँ पर देखिए आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक, यहाँ पर देखिए यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक अखाड़े में परिवर्तित हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थे, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए क्या भैया, मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। और ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में से हिंदू और सिख नहीं गुजरते थे, ठीक है। यानी एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर भैया मुस्लिम की आबादी थे वहाँ पर हिंदू और सिख नहीं जाते थे, और जहाँ पर सिख और हिंदू की आबादी रहते थे वहाँ पर भैया मुसलमान उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। तो ये भैया 1947 के बाद में जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, और भी जैसे बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, उसके बाद में भूटान, तो इनमें क्या है काफ़ी सारे परिवर्तन आए। और इनमें जो है एक प्रकार से पहले क्या होता था हमारा, जो कि अखंड भारत कहलाता था, लेकिन अब क्या केवल भारत है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसी के तत्पश्चात जो है भैया भारत और पाकिस्तान का एक प्रकार से बंटवारा हो गया, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसका भी मैंने उत्तर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली ये पार्टी यहाँ पर देखिए अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी हो रही। स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव में इस पार्टी ने 16 लोकसभा सीटें हासिल की और ये दूसरे नंबर पर रही थी। 1957 में चुनाव के जरिए पहली बार केरल में EMA, यहाँ पर देखिए EMA, ठीक है, EMA नब्बू, यहाँ पे देखिए नब्बूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी। फिर नब्बूदरी, यहाँ पे देखिए नब्बा बहुत अजीब है, देखिए नब्बूदरीपाद के अलावा इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में यहाँ पे देखिए A.K. गोपाल, यहाँ पे देखिए गोपालनन, S.A. डांगे, P.C. जोशी और यहाँ पर देखिए अजय घोष और P. सुंदेरिया के नाम के लिए नाम लिए जाते थे, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया था और इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो को रोककर भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमें 5 नंबर के लायक देना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिलहाल क्या पूछा गया कि योजना आयोग, यहाँ पर इतना हमें इसका और नीति आयोग दोनों में हमें क्या अंतर स्पष्ट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए उत्तर देखिए नीति आयोग सबसे पहला है कि ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा है ये सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल देता है। तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चौथा है इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, यानी इसको क्या है भैया, जो नीति लागू करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन का एक प्रकार से जो कि नीति आयोग था इसका मैंने परिभाषा दे दिया है। अब योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए इस पहला है इसमें कि इसमें एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। दूसरा है ये सीमित विशेषता पर निर्भर था। तीसरा है सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। और चौथा है ये राज्यों के लिए नीतियाँ बनता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में अंतर स्पष्ट करना था, मैंने आपको बता दिया। इसमें 4 पॉइंट बताएं जो कि इनफ है आपके 5 नंबर पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो रोक कर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया कि राज्य, यहाँ पर देखिए इसमें और आगे इसमें पॉइंट है। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि का। दूसरा है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। ठीक है, तीसरा है, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और शांति, यहाँ पर देखिए, बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा यहाँ पर देखिए निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये जैसे जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें जो संशोधन, फिर भारतीय संविधान के 43वें संशोधन, तो उसका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन किन कारणों से भैया लोकप्रिय हुई थी। काफ़ी क्वेश्चन मैंने बार बता दिया है, काफ़ी बार। उत्तर देखिए, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। सबसे पहला है, इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए हैं। दूसरा है, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंद कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा देखिए, पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के लिए कार्य ने, यहाँ पर देखिए कार्य ने इंदिरा गांधी को लोकप्रिय में इजाफा हुआ। और चौथा है, उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखे और दूसरे राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी वो रखा। और पांचवा, कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया। ठीक है, यानी भैया याद रखिएगा, इन्होंने क्या है, जो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से भी आज़ाद कराया 1971 में। ठीक है, लगभग कितने 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। क्या मैं सही हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इंदिरा गांधी का एक बड़ा हाथ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, और इन्होंने ही, इंदिरा गांधी जी ने ही क्या एक प्रकार से आपातकाल भी लगाया 25 जून 1975 को। तो ये काफ़ी एक प्रकार से, और इन्होंने क्या है, लोकसभा को भी भंग किया। ठीक है, तो काफ़ी भैया, जैसे जब एक प्रकार से कहते हैं ना, कोई जब कांड कर दो तो काफ़ी नाम आ जाता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई गोल्ड मेडल, जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत लिए, तो उनको पहले कोई नहीं जानता, जैसे गोल्ड मेडल जीते, जैसे भैया न्यूज़ चैनल में और वगैरह, यानी बहुत सारे जगहों पर आने लगे, उनका इंटरव्यू होने लगा, तो वो काफ़ी प्रख्यात, यानी एक प्रकार से उनका नाम हो गया और वो काफ़ी एक प्रकार से लोग जानने लगे उनसे। सेम उसी प्रकार से इसमें भी इंदिरा गांधी का सरकार, जो कि कांग्रेस सरकार है, उनको लोकप्रिय भी जानने लगा जब ये सारी चीज़ें कर दी इन्होंने। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, आखिरी क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का। ठीक है, तो उत्तर देखिए, वर्ष 1974 में जॉर्ज यहाँ पर देखिए फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यहाँ पर देखिए आह्वान, या इस हड़ताल का आह्वान बोनस व सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराने हेतु किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी और ऐसे में मई 1974 में भारत इस सबसे बड़ी सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी हड़ताल पर थे। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों की इस हड़ताल से मजदूरों को असंतोष को बढ़ावा मिला। ठीक है स्टूडेंट, ये 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े बड़े में इसका आंसर दिया हुआ है। हमें उतने में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा गया है जितना दिया हुआ उतना ही करना है, हमें फालतू चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका आंसर हमें 100 से लेकर 125 शब्दों में हमें क्या है देना होता है स्टूडेंट। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जामिनर 6 नंबर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, यानी छक्का छंद 12 छत्रिक 18 6 चौके 24 नंबर तो आपको इसी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो इसके बारे में आपको बताना है। बेसिकली पहला जो आपका चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, उसी से लिया गया क्वेश्चन है भैया। मैंने काफ़ी बार इसका आंसर बताया, चैनल पर भी मिल जाएगा वीडियो। दूसरा है यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और 30 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो टोटल 4 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक तो आप लोगों ने लिया ही होगा, चाहे जो क्वेश्चन बैंक लिया हो, चाहे आप विद्या क्वेश्चन, अरिहंत, मास्टरमाइंड, राजीव, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस आपके क्वेश्चन मिलने चाहिए। क्वेश्चन मिल गए, जैसा मैंने चैप्टर बताया, चैप्टर फर्स्ट और आपका ये चैप्टर जो कांग्रेस वाला चैप्टर है स्टूडेंट, आप लोग देखेंगे तो आपका जो एक चैप्टर वाइज सीरीज होगा उसी से आपको मिल जाएगा। अब देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है, जो कि टोटल हमें क्या है 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए हमें क्या है 16 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से, और हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है हमें 250 शब्दों में। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ 31 नंबर क्वेश्चन कि भारत चीन संबंधों का सविस्तार समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ है, यह वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है पेपर में फिलहाल। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस की प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। अथवा करके दिया हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थी, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों का समाधान के लिए उपाय किए गए, क्या उपाय किए गए। ठीक है, तो हमें क्या है पेपर में 2 ही क्वेश्चन करना है, 16 नंबर दिया जाएगा। अथवा वाला है जैसे एक प्रकार से आपके पास ऑप्शंस होता है, मान लीजिए कि आपका पहला वाला नहीं आता है तो सेकंड वाला आता होगा, सेकंड वाला नहीं आता है तो पहला वाला आता होगा, लेकिन मिलना आपको 8 नंबर तय है। तो ये चारों क्वेश्चन को आप लोग अभी फिलहाल तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं पेपर वायरल पेपर, और 1 मार्च के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, उनका भी भला हो सके, और वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए। आपके साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड है, आपके भाई है, बहन है, कुछ भी हो, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर आप लोग स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।